हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्टको में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। और जैसे कि आप सबको पता है, ये आपका तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग दो वीडियो इसका कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखें, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है, 8वां चैप्टर में जो है मुगल सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उस वक्त में किसानों की हालत, जमींदारों की हालत और राज्य के जो हालात है वो कैसा था, उसी के बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी को पढ़ने के लिए एक किताब को पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज के बारे में अगर आप पता करेंगे तो आपको कोई ना कोई किताब को पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग भी इस चैप्टर में एक किताब को पढ़ते हैं जिसका नाम है आईने अकबरी। और आप सबको ये भी पता है, आईने अकबरी को हम लोग आइन के नाम से जानते हैं। इसका लेखक का नाम है अबुल फजल। ठीक है, तो ये जो है आज ये पार्ट 3 है, तीसरा वीडियो है और आज जो है आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखें, इसके बाद जरूर उनको देख लीजिएगा, बहुत ही मजेदार है। बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपको जो है इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आईने अकबरी को 5 भागों में, आईने अकबरी जो है उसको भी पांच भागों का वो संकलन है। 3 भाग जो है वो प्रशासन के बारे में बताता है और चौथा भाग जो है वो सिपाही आबादी के बारे में, सैनिक के बारे में, नागरिक शासन के बारे में, और जो 5वां भाग है वो मुल्क आबादी के बारे में। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में देख चुके हैं। आप लोग अच्छे से जो है उनको देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि इस चैप्टर में मुगल साम्राज्य के बारे में शुरू हुआ है और मुगल साम्राज्य के बारे में आप सबको पता ही है। अच्छा, पंचायत और मुखिया के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे कि उस वक्त में मुगल शासन जब यहाँ पर था तो उस वक्त में मुखिया को क्या कहा जाता था, मंडल या फिर मुकद्दम। क्या कहा जाता था, मंडल या मुकद्दम। और जैसे आज के मतलब कि जमाने में, यानी कि आजकल जो क्या होता है, मुखिया का चुनाव होता है, वोट होता है, लेकिन उस वक्त में वोट नहीं होता था। उस वक्त में जो भी गांव का बुजुर्ग होता था, यानी कि कहने का मतलब उम्रदराज लोग, जो बुढ़ापा जो बूढ़े लोग होते थे, वो जो है इनका चुनाव करता था। किसका, मुखिया का। तो ध्यान रखिएगा, उस वक्त में मुखिया को मंडल कहा जाता था और मुखिया का जो चुनाव है वो गांव के बुजुर्गों द्वारा होता था। ठीक है, और मुखिया का काम क्या होता था, तो बस वही आमदनी, गांव का कितना आमदनी हुआ, गांव का कितना खर्च हो गया, ये सारा चीज का जो हिसाब किताब है, ये सारा काम जो है वो मुखिया का होता था। ठीक है, ये मुखिया के बारे में अक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है शिकार अभियान के बारे में भी पढ़ चुके थे पार्ट 2 में। जमींदार तथा उनके शक्ति के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। आप सबको पता ही होगा कि जमींदार क्या होता है। इसका मतलब है कि जमींदार यानी कि उनके पास ज्यादा जमीन होगा, इसीलिए तो उसको जमींदार बोलते हैं। तो जमींदार जो है वो अपनी जमीन के मालिक होते थे। समाज में जो है उन्हें खास सामाजिक तथा आर्थिक सुविधाएं प्राप्त होती थी, और क्योंकि जमींदार को खास सुविधाएं प्राप्त होती थी तो लोग भी इनसे ज्यादा जुड़ जाते थे। और फिर जब लोग इनसे ज्यादा जुड़ जाते थे तो राजा सोचता था, अरे इसका तो बहुत ज्यादा पहुंच है, इसी के साथ जो है मिलजुल करके रहो, क्योंकि वोट वगैरह भी तो प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग पार्ट 3 में जो है, ये आपका पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे भू राजस्व प्रणाली, यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो उस वक्त में भू राजस्व प्रणाली क्या था, और एक प्रकार का ये टैक्स होता है। ठीक है, टैक्स लेने का सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसे होता है उनको देखते हैं। ये जो है जब मुगल सल्तनत यहाँ पर था भारत में, उस वक्त की बात है। ठीक है, देखिए, जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। कहने का मतलब है कि जमीन से जो मिलने वाला राजस्व था, जो टैक्स था, वही जो है मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। यानी कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से उन लोगों को फायदा होता था तो वो जमीन से मिलने वाला जो राजस्व है, जो टैक्स है, वही होता था। अच्छा, ये होता कैसे था, तो भू राजस्व के इंतजाम में 2 चरण था, यानी कि टोटल 2 स्टेप था। पहला चरण में क्या होता था, पहले कर का निर्धारण होता था, यानी टैक्स कितना लिया जाएगा ये फिक्स होता था। दूसरा चरण में वास्तविक वसूली होता था। ठीक है, पहला चरण में कर का निर्धारण होता था और दूसरा चरण में क्या होता था, वास्तविक वसूली। अब आगे हम लोग देखते हैं, अमीन गुजार या राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने आदेश दिया था कि जहां उसे कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नगद भुगतान करे, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की प्रयास करता था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है उस वक्त में राजा जो होते थे वो अपना ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता था कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिले, क्योंकि आप सबको पता है 2 स्टेप में काम होता था। पहला स्टेप में टैक्स को फिक्स किया जाता था कि आपके पास से जो है, अगर मान लेते हैं आपने 100 बोरी गेहूं का उपजाऊ किया तो आपके पास से 10 बोरी गेहूं हम लेंगे, तो ये एक प्रकार फिक्स हो गया। अब अगले साल से चाहे आपका 100 बोरी हुआ या नहीं हुआ, हमको 10 बोरी चाहिए। तो इस प्रकार का जो है कुछ नियम होता था। ठीक है, 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतीहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए, लेकिन वे लोग ये काम नहीं कर पाए क्योंकि उपमहाद्वीप के कई जंगलों से घिरे हुए थे तथा इनकी नपाई नहीं हुई थी।
कि औरंगजेब ने यह ऑर्डर दिया था कि जितना भी गांव है लगभग सभी के पास जो है सभी का निर्देशन दिया, सभी के साथ सभी का हिसाब वगैरह रखा जाए, सभी का, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कई गांव था, अब कौन सा गांव कहाँ पर है, कौन सा पहाड़ के नीचे है, कौन सा कहाँ छुपा हुआ है, इस तरीके से नहीं हो पाया, ठीक है। अब एक नोट है, अमीन जो है वो एक मुलाजिम होता था, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर देखा अमीन गुजार या राजस्व वसूली, तो अमीन क्या है, तो देखिए अमीन जो है वो एक मुलाजिम होता था जिसकी जिम्मेदारी, यानी कि एक आदमी होता था जिसकी जिम्मेवारी यह होता था कि वो प्रांतों में राज्य के नियम कानून को पालन हो रहा है। कहने का मतलब है कि लोगों को अगर वो जो कानून लागू किया है, जो टैक्स वाला सिस्टम लागू किया है, तो वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं, काम कर रहा है या नहीं, ये चीज जो है वो अमीन देखता था, ठीक है। तो ये इस प्रकार का इसका काम होता था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अकबर के शासन में जो भूमि का वर्गीकरण है, यानी कि उस वक्त में जमीनों को कैसी कैटेगरी में बांटा था, क्योंकि आप सबको पता होगा कोई जमीन बंजर होता था, कोई बहुत ज्यादा उपजाऊ होता था, तो इसको टोटल 4-5 कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अच्छे से देखते हैं 4 कैटेगरी है टोटल, कैसे कैसे है। अकबर के शासन में इस तरीके से भूमि का वर्गीकरण किया गया था, जिसमें से पहला वर्गीकरण का नाम है पोलज। पोलज का मतलब होता है वह जमीन, यानी कि उस जमीन को कहा जाता था जिसमें एक के बाद एक सभी तरह की फसल की खेती की जाती थी तथा जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, ठीक है। तो अगर अकबर के समय में ये चीज कहा जाता था, यानी कि अगर कोई ऐसा जमीन है जहां पर अभी तुरंत फसल, जैसे मान लेते धान का फसल लगाया, फिर कटने के बाद फिर कोई दूसरा फसल, फिर कटने के बाद फिर कोई तीसरा फसल, तो ये लगातार चलते रहता था, कभी खत्म नहीं होता था। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज धान का फसल लगाया तो 2 महीना फिर पड़ती छोड़ दी खेत को, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो उस तरह का जमीन को क्या कहा जाता था, पोलज। ध्यान रखिएगा, वह जमीन जिसमें एक के बाद एक सभी तरह की फसल की खेती, सभी तरह मतलब धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, जो भी उस वक्त में होती थी, सभी तरह की फसल की खेती की जाती थी तथा जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है, उसे कहते हैं पोलज। अब पड़ौती क्या होता है, तो देखिए वह जमीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती करना रोक दी जाती है ताकि खोई हुई उर्वर क्षमता वापस आ जाए, ठीक है। तो पड़ौती का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, वह जमीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती करना अगर रोक दी जाए और फिर जो खोई हुई उर्वर क्षमता, क्योंकि आप सबको पता ही होगा अगर आप जमीन को जैसे मान लेते हैं 2-3 महीना खेती किए और 2 महीना के लिए अगर छोड़ देंगे तो वो जो जमीन जो पड़ती है या फिर अगर थोड़ा बहुत भी बंजर हो गई है तो फिर उसमें ना उर्वरक शक्ति आ जाएगा। मान लेते हैं अगर आप लगातार खेती करते हैं तो थोड़ा सा फसल का उपजाऊ कम होगा, लेकिन आप 2 महीना 3 महीना गैप दे करके 2 महीना 3 महीना एक बार फसल लगा लिए, फिर 2 महीना 3 महीना के बाद फिर से फसल लगाए, तो इस तरीके से क्या होता है, उर्वर शक्ति ज्यादा हो जाता है, उर्वर क्षमता उसका बढ़ जाता है और जो खेती है वो और ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन 2 महीना 3 महीना गैप देंगे तभी, तो वही चीज कह रहा है, पड़ौती उसी को कहा जाता है कि वह जमीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती करना, कुछ दिनों के लिए, कहने का मतलब है महीना नहीं, कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 31 दिन, तो इस तरीके से दिनों के लिए अगर खेती करना रोक दी जाए तो उससे क्या होगा, जो उसका उर्वर क्षमता है, जो उर्वरक शक्ति है वो उसका बढ़ जाता था, उसको बोलेंगे पड़ौती। तो पोलज जहाँ पर लगातार खेती होती है, पड़ौती जहाँ पर कुछ दिनों के लिए खेती को छोड़ दिया जाता था। अब चचर क्या है, इस प्रकार की जमीन को 3 या 4 वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता था, समझ रहे हैं। यानी कि अगर कोई जमीन है जिसको 3 या 4 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया है, या फिर कोई जमीन होता है जिस पर केस लड़ता है कुछ लोग कि ये जमीन मेरा है, ये जमीन मेरा है, तो कोर्ट के द्वारा वो जमीन को जो है पड़ती छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। तो अगर उसका 3 से 4 वर्ष हो गया होगा अगर छोड़ने का, उस पर अगर कोई फसल नहीं लगाया होगा, बिल्कुल उपजाऊ होगा, एकदम पड़ती होगा पूरा, तो उसको क्या बोलेंगे, चचर बोलेंगे, ठीक है। और बंजर क्या होता है, तो जिस पर 5 या उससे अधिक, यानी कि अगर 5 वर्ष से ज्यादा, 5 या फिर उससे अधिक जितना भी हो, जैसे अगर क्रिकेट का हम लोग मैदान जो फील्ड है अगर उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये कौन सा जमीन है, तो बंजर जमीन है। क्यों बंजर बोलेंगे, क्योंकि उस पर 5 वर्ष क्या कई 100 वर्षों से उसके ऊपर खेती नहीं होगी ना हुई है ना, तो उसको बोलेंगे बंजर। तो जहां पर 5 या फिर उससे अधिक वर्षों में खेती नहीं हो तो उसको बोलेंगे बंजर, और जहां पर 3 या 4 वर्षों से अगर खाली छोड़ देंगे तो उनको बोलेंगे चचर। और पड़ौती का मतलब कुछ दिनों के लिए खाली, और पोलज का मतलब हमेशा उस पर खेती की जाती है, ठीक है। तो ये था अकबर के शासन में, उस वक्त में भूमि का वर्गीकरण जो है इस प्रकार हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हमने आपको कहा था पहले भी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी था, जिस पर राज्य की सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कहने का मतलब है कि एक प्रकार का ये सिस्टम था, मनसबदारी सिस्टम, जहां पर सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन यानी कि बंटवारा के द्वारा भुगतान किया जाता था। कहने का मतलब है कि मुगल प्रशासनिक, यानी कि जब यहाँ पर मुगल सल्तनत था तो उस वक्त में जो है एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था। कहने का मतलब है कि उस जैसे आज के दिन सैनिक होता है ना, तो उस वक्त में भी कुछ ऐसा सैनिक था, नौकरशाही था, उसी को मनसबदारी बोला जाता है। और इसका सैलरी कैसे देता था, तो उसको या तो किसी को नकदी भुगतान कर देता था, डायरेक्ट उनको सैलरी दे देता था, ठीक है। किसी को क्या होता था कि अगर टैक्स आएगा, राजस्व आएगा, तो उसी से कुछ
काट करके मान लेते मेरे पास 100 रुपया आया तो उसमें से 5 रुपया काट करके उसको दे दिए, यानी कि सैनिक को दे दिए। तो ये हो गया आपका मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक दो बार पढ़ लेंगे, अगर क्वेश्चन में आ जाए मनसबदारी व्यवस्था तो आपको यही लिख देना है। अब देखते हैं चांदी का बहाव, इसको समझते हैं। देखिए 16वीं 17वीं सदी में सत्ता तथा संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत के लिए मिंग साम्राज्य यानी कि चीन में, मिंग साम्राज्य कहाँ पर था, ध्यान रखिएगा चीन में। सफावी साम्राज्य जो है वो ईरान में था। ऑटोमन साम्राज्य तो आप सबको पता ही होगा, सल्तनत उस्मानिया आप लोग सुने होंगे, तुर्की में था। ठीक है, सल्तनत उस्मानिया जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन अंपायर। ठीक है, आप सबको ये पता होनी चाहिए क्योंकि अरतुरुल गाजी जो एक सीरियल आया था, बहुत ज्यादा लोग उसको देख रहे थे। तो ऑटोमन साम्राज्य तुर्की में था, सफावी साम्राज्य जो है वो ईरान में था, और मिंग साम्राज्य, मिंग हो चिंग मिंग मतलब वो लोग का चीनी जैसा नाम होता है। ठीक है, चीन का चीनी जैसा नाम, तो मिंग साम्राज्य जो है वो चीन में था। तो कहने यहाँ क्या कह रहा है कि 16वीं 17वीं सदी में सत्ता तथा संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत के लिए या फिर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए मिंग साम्राज्य, सफावी साम्राज्य तथा ऑटोमन साम्राज्य जो है वो कामयाब रहे। ठीक है, तो उस वक्त में 16वीं 17वीं सदी में जो है ये तीनों साम्राज्य को जो नाम लिए थे ये उस वक्त में बहुत ही ज्यादा कामयाब साम्राज्य था, बहुत ही दूर तक फैला था। ठीक है, एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई, इसका बड़ा भाग भारत में आया, जो भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी। और उस वक्त में जब ये 16वीं 17वीं में ये सारा साम्राज्य बहुत ज्यादा मजबूत था, तो उस वक्त में जो है मतलब कि आप समझिए जिस समय ये साम्राज्य मजबूत था तो उस वक्त में चांदी का जो है बहुत ही ज्यादा भाग वो एशिया में आया, और एशिया में भी कहाँ पर, भारत में आया, जो कि भारत के लिए अच्छा था क्योंकि उस वक्त में यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की बहुत ही ज्यादा कमी थी। जैसे अगर हम लोग बात करें ईरान के बारे में, उधर के बारे में, तो उधर जो है ना बहुत ज्यादा चीज थी, जैसे तेल दिया हुआ, पेट्रोल दिया हुआ, हम लोग को यहाँ कुछ नहीं है। तो इस तरीके से उस समय प्राकृतिक जो संसाधन है वो नहीं था। अभी तो बहुत ज्यादा हम लोग खोजबीन किए हैं लेकिन उस वक्त में नहीं था। एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई, इसका बड़ा भाग भारत में आया, जो भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी। परिणाम यह हुआ कि 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा खासकर चांदी की रुपयों की उपलब्धि में अच्छा संतुलन बना रहा। और इसका परिणाम क्या हुआ, जब यहाँ पर चांदी ज्यादा आने लगा तो जो धातुई मुद्रा था, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में मौद्रिक प्रणाली के बारे में, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो उस वक्त में जो धातु मुद्रा था जो कि चांदी का बना हुआ था, तो वो बहुत ज्यादा बैलेंस बना हुआ रहा, यानी कि संतुलन बना रहा। मतलब चांदी जब ज्यादा आने लगा तो लोग जो है अच्छा से इनका व्यापार करने लगे, सिक्के वगैरह लेकर के। ठीक है, धातु भी बहुत ज्यादा बन रहा था उस वक्त में, इस धातु का मुद्रा बहुत ज्यादा बन रहा था। कई तरह के नई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हुआ। दूसरी ओर मुगल राज्य को नकदी कर जमा करने में आसानी हुई, और क्योंकि मुद्रा जो है वो ज्यादातर उपलब्ध होने लगा तो इससे जो ये है, ये दूसरी लिखा हुआ आपका, ठीक है, दूसरी, तो इससे जो है मुगल साम्राज्य को फायदा हो गया। क्योंकि अब मान लेते हैं पहले आपके पास पैसा ही नहीं है, अब आपके पास पैसा आ गया तो आप जैसे टैक्स आपका लगाया तो पैसा नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसको भी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता था, मेरे पास अगर चांदी आ गया तो वो हम उसको दे दिए। तो इस तरीके से जो है मुगल साम्राज्य को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अंतराल है जो कि आपका एनसीईआरटी बुक का लास्ट में दिया हुआ रहता है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, आप बुक में भी जाकर देख सकते हैं। जैसे अभी तक वीडियो को लेकिन जो भी लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ये जो है आपका 8वां चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग 9वां चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सारा करवा देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्ले स्टोर से जो है आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। तनु क्लासेस नाम है, वहां पर तनु क्लासेस सर्च करेंगे, ऐप को इंस्टॉल करके ये पीडीएफ, सारा पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। जो भी आपको कोर्स ज्वाइन करना है आप एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, कोर्स में जाकर के आपको सारा मिल जाएगा। अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट चाहिए या फिर सिर्फ पीडीएफ चाहिए या फिर वीडियो प्लस पीडीएफ चाहिए, तो सभी का अलग अलग प्राइस वगैरह है, आप जाके अच्छे से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बहुत सारा चीज़ वहाँ पर फ्री है, टेस्ट वगैरह बहुत सारा फ्री है, बहुत सारा पेड है, तो आप जाकर के अच्छे से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए 1526 में आप सबको पता ही होगा, 1526 में जो है इब्राहिम पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो वो 1526 में हुआ था। और ये युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर के बीच हुआ था और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी वंश का अंतिम शासक था, इब्राहिम लोदी, और बाबर वो जो है पहला मुगल शासक था, है ना। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं पानीपत का पहला युद्ध। और ये कब हुआ था, 1526 में। और इनमें जो है इब्राहिम लोदी की हार हुई और मुगल बादशाह जो बाबर थे उनका जीत हुआ। और उसी समय से जो मुगल सल्तनत की स्थापना हुई, तो मुगल सल्तनत की स्थापना वो भी 1526 में हुआ था। ठीक है, लगातार बाबर जो है वो 4 साल तक शासन किए, फिर 1530 के बाद उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 1526 में लड़ाई हुई थी जिसको बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक, उनके बाद जो दूसरा चरण था 1530 से लेकर के 1540 तक, ये हुमायूं का था। ध्यान रखिएगा, पहला कौन था, बाबर। बाबर कब से कब तक चला, तो 1526 से लेकर के 1530 तक, यानी कि मात्र 4 साल।
उनके बाद आया था हुमायूं, और हुमायूं जो है वो 1530 से लेकर के 40 तक उनका शासन रहा। लेकिन इसी के बीच 1540 से लेकर के 1555 यानी कि लगभग 15 साल जो है ये शेरशाह से हार गए। कौन? हुमायूं। और जब ये हार गए तो फिर ये लगभग 15 साल शासन नहीं कर पाए। तो यह ध्यान रखिएगा कि 1530 से लेकर के 40 यानी कि हुमायूं जो है वो 10 साल शासन किया। फिर उनके बाद 1540 से लेकर के 1555 तक हुमायूं शेरशाह से हार गए। फिर सफावी दरबार में वो प्रवासी बनकर रह गए, और उस वक्त में जो है शेरशाह ने जो है उस वक्त में शासन चलाया लगातार 15 साल। फिर हुमायूं जो है 1555 में वापस आया, इनके साथ युद्ध किया, और फिर ये जो खोए हुए जो भी इनका राज्य था उनको फिर प्राप्त कर लिया। और जस्ट 1 साल के बाद इनका भी मृत्यु हो गया। तो 10 साल ये पहले शासन किया, फिर 15 साल शेरशाह शासन किया, फिर 1555 में आया और 1 साल शासन करने के बाद इनका भी मृत्यु हो गया। और फिर इनके बाद आया अकबर। ठीक है, फिर अकबर जो आया तो लगातार 1556 से लेकर के 1605 तक, ध्यान दीजिएगा, 1556 से लेकर के 1605 तक जो है अकबर लगातार शासन करते रहा, लगातार। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। फिर उनके बाद 1605 से लेकर के 1627 तक ये जहांगीर का शासनकाल था। फिर जहांगीर के बाद उनका बेटा शाहजहां आया जो कि 1627 से 1658 तक चला। ठीक है, फिर उनके बाद आया औरंगजेब, और औरंगजेब सबसे ज्यादा शासन किया, यानी कि 1658 से लेकर के 1707 तक लगभग 50 साल जो है औरंगजेब शासन किया। इसके बीच बहुत सारे आए, लेकिन हम लोग इसको आगे देखेंगे, यानी कि औरंगजेब के बाद फिर बहुत सारा लोग आया। इनको हम लोग आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, बहुत ही डिटेल में बताएंगे, क्योंकि लगभग 12-13 राजा आया था इसके बीच। ठीक है, फिर लास्ट में 1707 तक तो औरंगजेब चला। फिर 1707 से लेकर के 1857 तक बहुत सारा राजा आया, इधर उधर आया, हार गया, आया, हार गया। लेकिन फिर 1857 को अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज जो है वो गद्दी से हटा दिया, और देश से निकाल करके उनको कहाँ भेज दिया? रंगून। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह जिसका नाम बहादुर शाह जफर है उनको लास्ट में कहाँ भेज दिया गया था? तो म्यांमार भेज दिया था। एक रंगून एक जगह का नाम है, वहीं पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे देखिएगा। 1739 में नादिर शाह जो है वो भारत पर हमला कर दिल्ली को लूट लेता है। कब? 1739 में। कौन लूटता है? नादिर शाह। फिर 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हरा देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। कब हुआ था? 1526 में। फिर जो दूसरा युद्ध है वो हुआ था 1556 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो उस वक्त में अकबर का शासनकाल था, यानी कि अकबर 1556 में जो युद्ध किया था, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। फिर जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है वो मराठों को हराए थे। ठीक, फिर 1765 में बंगाल की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी जाती है। बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल वंश के बादशाह थे, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। दीवानी प्राप्त करने का मतलब होता है कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस सब के बदले में कंपनी बादशाह शाह आलम द्वितीय को रुपया दिया करती थी। ठीक है, तो दीवानी का मतलब आपको समझ में आ गया कि बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से जो भी राजस्व वसूल करेगा एक प्रकार का उसको ये अधिकार प्राप्त हो जाएगा, उसी को बोलते हैं दीवानी, बंगाल की दीवानी। तो दीवानी का मतलब आपको समझ में आ गया कि अधिकार जिसको मिला टैक्स वसूल करने का, तो उसी को क्या बोलेंगे? दीवानी बोलेंगे, और इसके बदले उनको रुपया भी दिया जाता था। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर में हम लोग चैप्टर 9 शुरू करेंगे, उससे पहले इसका क्वेश्चन आंसर जो है समाप्त कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल भी मत घबराइए, आपका सिलेबस हर हाल में खत्म हो गया। यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है। इंग्लिश हिंदी की पढ़ाई बहुत कम हो रही है, लेकिन उसकी भी पढ़ाई बहुत जल्द शुरू होगी। बस आप लोग अपना प्यार बनाए हुए रखिए, और आप लोग आजकल शेयर वगैरह कम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पुराने जो कि भूल गए हैं शायद पढ़ने के लिए, या फिर हम लोगों को भूल गए हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी बता दीजिए, और आप भी अच्छे से मेहनत कीजिए। जो वीडियो सारा अपलोड किया हुआ बहुत सारा, उनको रिवाइज कीजिए, और टाइम आपके पास बहुत कम है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही ट्राई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।